कल कहां तक पढ़ लिया था? लिखवा देता हूं, ठीक है। कुछ बच्चों के डाउट थे। पहला तो ये डाउट था कि जब छंद 6-7 दिन में खत्म हो रहा है तो कोर्स कब तक खत्म होगा? तो तो छंद रस ऐसे 4-5 टॉपिक हैं जिनमें टाइम लगेगा, और कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो एक दिन में 2 हो जाएंगे, ठीक है। तो जो इतनी चिंता कर रहे हैं या फिर रात भर सो नहीं पा रहे हैं कि यार यही 6-7 दिन में खत्म होगा तो फिर दूसरा क्या करेंगे, दूसरे कुछ टॉपिक बहुत छोटे छोटे हैं जो एक दिन में 2 भी खत्म हो जाएंगे, एक दिन में 1 भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो उसकी चिंता नहीं करना है, क्योंकि यहां से ज्यादा भी क्वेश्चन बनने हैं। तकरीबन 5 क्वेश्चन तो 1-1 नंबर के बनेंगे, बाकी 3 मार्कर में 3 से 4 क्वेश्चन के आसपास बन सकते हैं जो पहले आते हैं, ठीक है। और दूसरा ये था कि कल हमने शुरू से ही एक फेस जो है वो टॉपिक हटाया था, ठीक है, बीच में से कुछ नहीं पढ़ाया था। किन बच्चों को लग रहा था कि जो है वो हमने बीच में से पढ़ाया था? बीच में से नहीं था, वो शुरू से ही अपन ने शुरू किया था, फेस था, ठीक है। चलो एक बार क्विक रिवीजन करते हैं, उसके बाद में फिर आगे बढ़ेंगे। हम बात कर रहे थे छंद की। छंद का मतलब क्या होता है? प्रसन्न करना, खुश करना, आह्लादित करना, आनंदित करना, ठीक है। इनमें से आप कुछ कुछ भी लिख सकते हो। कौन सी धातु से बना है? लोहे से। कौन सी धातु से? छद धातु से बना है। इसके प्रवर्तक कौन है? अच्छा, इसी कारण छंद का दूसरा नाम भी क्या है? पिंगल है, ठीक है। अच्छा, आदिकाल में 2 शैलियां होती थी, कौन कौन सी? पिंगल और डिंगल, ठीक है। कर्कश शैली कौन सी थी? डिंगल। और मधुर शैली कौन सी थी? पिंगल थी, ठीक है। इसका सबसे पहले प्रयोग कौन से वेद में मिला था? कौन से मंडल में? कौन से सूक्त में? बहुत बढ़िया। इसके कितने अंग हैं? 8। 8 में कौन कौन से एक बार देख लेते हैं। पहला चरण, पद, ठीक है। दूसरा वर्ण मात्रा, तीसरा लघु गुरु, था संख्या क्रम, 5वां गण, 6वां गति, 7वां यति, 8वां तुक। ये टोटल अपन को 8 अंग पढ़ने हैं। पहला था चरण पद, दूसरा वर्ण मात्रा, तीसरा लघु गुरु, चौथा संख्या क्रम, 5वां गण, 6वां गति, 7वां यति, 8वां तुक। इसमें हम कौन कौन सा पढ़ चुके थे? चरण हम पढ़ चुके थे, ठीक है। चरण हम देख चुके थे। चरण में क्या था? ये चरण, ये था छंद का कौन सा भाग? 1/4 हिस्सा, मतलब चौथा हिस्सा। हर एक चौथा हिस्सा क्या होगा? चरण होगा, ठीक है। इसके कितने प्रकार थे? 2। कौन कौन से? विषम चरण और सम चरण। विषम चरण में कौन कौन से होंगे? पहला और तीसरा। सम चरण में दूसरा और चौथा। अच्छा, यदि एक पंक्ति में 2 चरण हो तो क्या कहलाता है? दल कहलाता। यहां तक किसी को दिक्कत? कल एक बार आपने रिवाइज भी किया होगा, कहीं कोई दिक्कत जा रही है? ठीक है, परिभाषा लिखना था, लिख लो छंद की परिभाषा। जब भी आप कोई परिभाषा लिखें तो किसी ना किसी, जिस व्यक्ति ने उसकी परिभाषा दी है उसका नाम जरूर लिखें। थोड़ा सा ऑथेंटिक माना जाता है और नंबर कटते नहीं है, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे वासुदेव नंदन प्रसाद के अनुसार। वासुदेव नंदन प्रसाद के अनुसार वासुदेव नंदन प्रसाद के अनुसार, डैश लगाकर आगे लिखिए, अक्षरों की संख्या
और क्रम मात्रा गणना और यति गति से संबद्ध विशिष्ट नियमों से नियोजित पद्य रचना को छंद कहते हैं। ठीक, ये किसने दिया है? वासुदेव नंदन प्रसाद। ठीक, और जब किसी भी व्यक्ति का आप नाम लिख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं, तो आप उसमें डबल इन्वर्टेड कॉमा जरूर लगाना। ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमा को हिंदी में क्या कहते हैं? युगल उद्धरण चिन्ह। ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमा को हिंदी में कहा जाता है दोहरा उद्धरण चिन्ह या युगल उद्धरण चिन्ह। ये हिंदी के नाम याद रखने हैं, क्योंकि यही साथ देंगे, वरना वहां लिख दो डबल इन्वर्टेड कॉमा। पता तो सब है, ज्ञान तो सब है, लेकिन नंबर नहीं मिलेगा। चलिए आगे बात कर रहे हैं हम वर्ण और मात्रा। ठीक, आज फर्स्ट क्लास कौन कौन किस किस की हाथ उठाने जरा? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, जो आगे मैं पढ़ा रहा हूं उसी में बीच बीच में आपको बताते जाऊंगा कि क्या क्या हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्योंकि बार बार उन चीजों का यूज होगा वहां पे, तो मैं बता दूंगा। चलिए सेकंड नंबर हम बात करने वाले हैं वर्ण और मात्रा, और ये आपका सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। क्यों है? क्योंकि यहीं पर सीखेंगे कि वर्णों को कैसे गिना जाता है और मात्राओं को कैसे गिना जाता है, और आप उनको जब काउंट करेंगे उसके बाद ही पता चलेगा कि इसमें कौन सा छंद होगा। क्लियर है? थोड़ा बहुत आए समझ में मैंने क्या कहा? वर्ण और मात्रा में आप वर्णों को काउंट करेंगे, गिनेंगे, और गिनने के बाद में ही पता चलेगा कि इस पंक्ति में कौन सा छंद है। ठीक है, आगे समझते हैं। देखिए सबसे पहले हम वर्ण को गिनेंगे, और ये भी बताऊंगा आगे कि वर्ण को कहां कहां पर आपको काउंट करना है, मात्रा को कहां कहां काउंट करना है। अभी आप केवल काउंट करना सीखिए। वर्ण जब आप याद करेंगे या जब आप इसको गिनेंगे, तो जैसे मान के चलिए यहां लिखा है जहाज, तो बहुत सीधा सा फंडा है वर्ण को काउंट करने का। जितने आपको वर्ण दिख रहे हैं, अभी कितने दिख रहे हैं? 1 2 3, ज हा ज, तो टोटल वर्ण कितने होंगे? केवल 3 हो। ठीक है, लिखा है मृत्युंजय, कितने होंगे? 1 2 3 4। आधे को गिनना है? नहीं गिनना है, तो कितने हो गए? 4। कितने हैं? 3। 1 2 3, मतलब वर्ण को गिनना बहुत आसान है। जितने आपको सामने दिख रहे हैं उतने आपके होंगे। अच्छा ये बताओ, आपके नाम में कितने वर्ण होंगे? एक तो नहीं है? पा नहीं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, तो इनमें से कोई भी होगा। जी, वर्ण गिनते समय आधे को नहीं गिनना है, जब मात्राएं गिनेंगे तो आधे को गिनना पड़ेगा। अब वर्ण को गिनते हैं वार्णिक छंद में, अभी हम आगे आएंगे, इसलिए मैं क्या है कि एकदम से चीजों को नहीं बता रहा हूं, धीरे धीरे हम चीजों को समझते हुए चलेंगे। वर्ण में बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट है, आधा जो होगा नहीं गिनेंगे, और जो जितने वर्ण दिख रहे हैं हम उनको काउंट कर लेंगे। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा।
कितने हैं? अब अभी भी 3 है, ठीक है। अब अब अभी भी 4। तो अब समझ में तो आ गया होगा कि जो भी आपको वर्ण दिख रहा है आपको एक गिनना है, ठीक है। इसमें एक लाइन लिख लेते हैं। सबसे पहले हेडिंग डाल लेंगे वर्ण और मात्रा में, वर्ण। छंद में एक स्वर वाली ध्वनि को वर्ण कहते हैं। छंद में ठीक है, छंद में एक स्वर वाली ध्वनि को वर्ण कहते हैं। छंद में एक स्वर वाली ध्वनि को वर्ण कहते हैं, चाहे वह हो या दीर्घ। अब ये ह्रस्व और दीर्घ क्या है आगे हम बात करेंगे, ठीक है। छंद में एक स्वर वाली ध्वनि को वर्ण कहते हैं, चाहे वह ह्रस्व हो या दीर्घ। आगे लिखेंगे फुल स्टॉप लगा के। इसकी गणना करते समय एक वर्ण को एक गिनते हैं। ये आपको ध्यान रखना, अंडरलाइन करना हो तो कर लेना। इसकी गणना करते समय, गणना का मतलब होता है काउंट करना। इसकी गणना करते समय एक वर्ण को एक गिनते हैं और आधे वर्ण की गणना नहीं की जाती है। और आधे वर्ण की गणना नहीं की जाती है। बताइए टोटल कितने हैं? कितने हैं? 12 नहीं है। किसको? नहीं नहीं नहीं, उसको नहीं गिनते। 12 है पक्का? चलो 12 है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने लोगों को समझ में नहीं आया? बिल्कुल ईमानदारी से हाथ उठा लेना। सबको आ गया? आ गया, ठीक। नहीं आया समझ में? आया कि नहीं आया समझ में, ये पूछ रहा हूं मैं। अच्छा अभी आया, ठीक। अच्छा बहुत बढ़िया, बधाई हो। चलो ये तो क्लियर है। अब आते हैं मुद्दे की बात पे। पहली बात तो वर्ण से यहां पर काउंट करने के लिए आपसे पूछा भी नहीं जाएगा, क्योंकि हमारे सिलेबस में वर्णिक छंद है ही नहीं, ठीक है, केवल मात्रिक छंद। तो सबसे जरूरी जो काम है वो है इनको गिनना, और वो क्या है? मात्राएं। इसमें मजा आएगा, मात्राएं। अब मात्राओं को समझने से पहले, अभी इसके पहले हमने 2 शब्द देखे थे। एक देखा था ह्रस्व और एक देखा था दीर्घ, देखा था ना। और मैंने कहा था कि मैं उसे आगे बताऊंगा, उनको समझना पड़ेगा इसके लिए। अब देखिए, जब हम वर्णमाला पढ़ते हैं, वर्णमाला पढ़ी है हिंदी की किसी किसी ने थोड़ी बहुत?
नहीं पढ़ी है, ठीक है। उसमें स्वर होते हैं, स्वर कौन से? आ अनार का, आ आम का, ई इमली का, ई ईख का, री ऋषि का, उ उल्लू का, ऊ ऊन का, फिर ए एडी का, आई ओ औ औरत का, ठीक है। तो ये हमारे पास स्वर होते हैं, ठीक है। आ ई री उ ए आई ओ औ। सामान्यतः हम इन्हें कह देते हैं छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, री, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए आई ओ औ, यही कहते हैं। कल यहां पर एक क्वेश्चन हो रहा था कि सर ये छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, तो ये छोटा होगा और ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा, ये बड़ा हो, लेकिन नहीं, ये चारों बड़े हैं। क्यों? क्यों छोटा और बड़ा कहते हैं? इसको हम क्लासिफाइड कर रहे हैं किसके दौरान? उच्चारण के आधार पर। जब आप इसे उच्चारण के आधार पर बांटोगे तो ये दो भागों में सामान्यतया बढ़ते हैं, वैसे तीन बढ़ते हैं बट मुख्यतया दो भागों में। एक तो है ह्रस्व और एक है दीर्घ। ये ह्रस्व दीर्घ क्या है? ऐसे स्वर जिनको बोलते समय कम समय लगता है, जैसे अ, ई, उ, री, बोलते समय कम समय लग रहा है। लेकिन दीर्घ जिनको बोलते समय ज्यादा समय लग रहा है, जैसे आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। आ रहा है समझ में? तो जिनमें कम समय लगेगा वो किस में जाएंगे? ह्रस्व में। आ, ई, उ, री, ठीक है। दीर्घ में आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। ये है ह्रस्व स्वर और ये है दीर्घ स्वर। अब आप कहेंगे सर हमने अम और अहा भी पढ़ा है तो इनको क्यों छोड़ें? तो ठीक है, उनको भी नहीं छोड़ते हैं, हम दीर्घ में रख देते हैं अम और अह, और इसमें रख देते हैं चंद्र बिंदी वाला अम। ये और ऐड कर ही लेना। अब क्लियर हो गया ह्रस्व क्या है? ह्रस्व मतलब ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय कम समय लगे, ठीक है। और दीर्घ मतलब जिन्हें आप जब बोलेंगे तो जिसमें आपको ज्यादा समय लगे तो वो आपके दीर्घ हो जाएंगे। यहां तक क्लियर है? अभी वर्ण को जब हम गिन रहे थे तो कितना काउंट कर रहे थे? एक काउंट कर रहे थे, जहाज, एक, दो, तीन। लेकिन जब ह्रस्व आएगा तो हम उसको कितना काउंट करेंगे? एक। और जब दीर्घ आएगा तो दो। मतलब आप जब पंक्तियों को देखेंगे तब आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो ह्रस्व है या दीर्घ है। ह्रस्व होगा तो एक गिनेंगे और दीर्घ होगा तो दो गिनेंगे, ठीक है। जैसे जहाज, यदि आप इसमें मात्राएं गिनोगे तो कितने गिनोगे? देखो, जा, इसमें कौन सा छोटा आ? तो एक। हा, छोटा या बड़ा आ? बड़ा। फिर जा, छोटा आ कि बड़ा? छोटा। एक, दो, तीन और चार, ठीक है। अब ये छोड़ो क्योंकि अभी आधा वर्ण भी बताना पड़ेगा, बाद में देखें। सुरेश को बताओ, सुरेश इसमें कौन सा हुआ, छोटा या बड़ा? छोटा, तो कितना? एक। इसमें एक ही मात्रा मतलब दो, और शाह कितने? चार, ठीक है। भारत बताओ, इसमें बड़ा है एक, रा, सॉरी दो, इसमें एक, इसमें एक, टोटल आए समझ में थोड़ा बहुत? चलो एक दो शब्द देता हूं, आप उनको वर्णों में करके बताओ, मात्राओं में करके बताओ, ठीक है।
चलो इनमें वर्ण बताओ, लिखो अपने कॉपी में, वर्ण बताओ और मात्राएं बताओ फटाफट। हो गया? ठीक, बहुत बढ़िया। पहला गलत है, इसको सुधारो, कहां पर गलती हुई है। ठीक, पहला सुधारो, पहले में गलती। सेकंड गलत है, सेकंड गलत। दस कैसे आ गए? 10 कैसे आए इसमें? एक काउंट करके बताओ। फर्स्ट गलत है, सेकंड सही है। ठीक, सही। कहाँ हुआ? हम्म, ठीक। एक ही, एक ही। ये रा कैसे आ गया? ये वाला चंदर हो जाए। चलो, सबसे पहले वर्ण गिन लेते हैं। वर्ण कितने आए इसमें? 6। इजी है। 1 2 3 4 5 6। वर्ण गिनने में आपको ह्रस्व और दीर्घ नहीं देखने, डायरेक्ट सीधे सीधे आपको देख लेने। मात्राएं, इसमें आप कितना गिनने वाले हैं? या 1 2? कितने लोगों को लग रहा है कि 2 गिनेंगे? अच्छा, 1 वाले कैसे? आया समझ में? ठीक है, चलो। तो इसको आप गिनेंगे 2, इसको, 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 या 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बहुत बढ़िया। 9 कितने लोगों को आया? 8। 8 आया। क्या खा गई? बिंदी। बहुत बढ़िया। ठीक है, इसमें 9। तुलसीदास, 1 2 3 4 5। वर्ण कितने हैं? 5। ठीक है, मात्राएं 1 2 3 4 5 6 7। कैसे? 1 1 2 2 1। यही आया, दिक्कत तो नहीं आ रही कहीं? तीसरा, गुजरात, कितने वर्ण हैं? 4। ठीक है, मात्राएं 1 1 2 1। 2 और 1 3 और 2 5। अब कहीं दिक्कत है? नहीं है। चलो अब इसे पंक्तियों में देखते हैं। दिया है
वैसे हमें तो पता है कि ये जो लिखा गया है ये कौन सा छंद है, ठीक है, लेकिन एक बार काउंट करके देखो कि यार कितने आ रहे हैं। 16 या 15, 17, 16, ठीक है। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, यही था। इसमें देखो एक बार, हाँ वो तो पता है 16 ही होंगे। कितने हैं? 16 ही हैं, ठीक है। आप देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। कौन सा? ऊपर? हाँ, एक ही तो काउंट करना है इसको, आप दो काउंट कर रहे हो। यदि ये है इस तरफ आ रहा है तो एक काउंट करना है, इस तरफ है तो दो काउंट कर, आगे की तरफ आता है तो वो छोटा वो होता है, ठीक है। और यहां पर आपका पीछे की तरफ आता है तो, ठीक है। इसको देखो जैसे ये, आप इसको जल्दी बोल दोगे मुर मुंह, तो जब आप जल्दी, छोटा है मतलब एक, और यहां पर जब मुर मुंह मतलब बड़ा हो तो दो, आगे की तरफ आएगा एक, पीछे की तरफ आएगा दो। अच्छा, मात्राओं को किसी में दिक्कत तो नहीं है ना? हाँ, हाँ, एक ही काउंट करेंगे, तब आप दो काउंट करते हैं। इनमें से कोई ना कोई दीर्घ होना चाहिए था, क्योंकि जब आप बोलेंगे, क्योंकि एक्चुअली ये डिपेंड करता है उसके उच्चारण पर, तो जितने लंबे समय तक आप उसे खींचते हैं, यदि मान के चलो ये बड़ा ऊ होता तो इन दोनों में से कोई ना कोई तो दीर्घ है, दीर्घ है मतलब कितना आएगा? दो होगा, ठीक है। और कहीं कोई दिक्कत? हाँ, तो भी दो, दो से ज्यादा काउंट ही नहीं करना। आपके पास दो नंबर्स हैं, एक या दो, दो से ज्यादा तीन वाला काम ही नहीं है। यहां तक क्लियर है? अब आते हैं आधे वर्ण पर। आधा वर्ण, आधे वर्ण को वर्ण गिनते समय तो छोड़ रहे थे, लेकिन मात्राएं गिनते समय नहीं छोड़ेंगे, उसकी जो है यहां पर आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। चलो, तो देखो तीन ऐसी सिचुएशन हो सकती हैं, तीन ऐसी कंडीशन हो सकती हैं जहां पर आधा वर्ण आएगा। पहली कंडीशन, आधे वर्ण के पहले कोई ह्रस्व हो। ह्रस्व तो समझ रहे हैं ना, छोटा आ, छोटा ई, छोटा ऊ और री, ये ह्रस्व है। तो आधे वर्ण के पहले आ, ई, ऊ और री आ जाए। या दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि आधे वर्ण के पहले दीर्घ आ जाए, ये भी हो सकता है। या तो ये हो सकता है कि आधे वर्ण से शुरुआत हो जाए। ये तीन कंडीशन बन सकती है आधे वर्ण के साथ, चौथी बन ही नहीं सकती।
लिख लिया? देखो समझते हैं। आधे वर्ण से पहले ह्रस्व हो, जैसे आधा वर्ण कौन सा है? ता। ता के पहले देखो कौन सा वर्ण है, इसमें कौन सा आ है, छोटा या बड़ा? छोटा। छोटा आ है मतलब इसका क्या है, ये ह्रस्व। दूसरा, इसमें आधा वर्ण कौन सा है? ता। लेकिन ता के पहले कौन सा वर्ण है, ह्रस्व या दीर्घ? दीर्घ है। ठीक है, तो ये इससे मैच कर रहा है। तीसरा, आधा वर्ण कौन सा है? ता। इसमें कहा है आधे वर्ण से शुरुआत हो, तो आधे वर्ण से शुरुआत हो रही है। आधे वर्ण के पहले दीर्घ हो तो आधे वर्ण के पहले दीर्घ है। आधे वर्ण के पहले ह्रस्व हो मतलब आधे वर्ण के पहले ह्रस्व है। ठीक है, अब देखो काउंट क्या करना। जब आधे वर्ण के पहले ह्रस्व होगा तो ये जहां पर अभी आप कितना काउंट कर रहे थे इसको, एक एक ही कर रहे थे, अब इसको आप कितना काउंट करेंगे, दो। फिर से बताऊं, आधे वर्ण के पहले यदि ह्रस्व हो, छोटा आ, छोटा ई, छोटा ऊ और री, तो अभी तक आप एक काउंट कर रहे थे, अब आप कितना काउंट करेंगे, दो काउंट करेंगे। इसका काम हो गया, हटा दो। और या इसका काउंट आप कितना कर रहे थे, एक, तो एक ही होगा। अब देखो, ये आधे के पहले दीर्घ है, तो अभी आप कितना काउंट कर रहे थे, दो। तो क्या तीन काउंट हो सकते हैं, अभी मैंने बताया तीन का काम ही नहीं है, तो कितना काउंट करेंगे, दो काउंट करेंगे। तो ये दो और ये दो। अब आधे वर्ण से शुरुआत हो रही है तो कोई मतलब का नहीं है, हटा दो। एक एग्जांपल से और बताता हूं, जैसे लिखा है, ठीक है, ये लिखा है पृथ्वीराज। ठीक है, ये क्या बोलते हैं इसको, पृथ्वी ना, कि पृथ्वी? पृथ्वी भी बोलते हैं या पृथ्वी बोलते हैं? पृथ्वी भी बोलते हैं, पृथ्वी भी बोलते हैं। ठीक है, पृथ्वी बोला जाता है हमारे मध्य प्रदेश, राजस्थान वगैरह जो अपने आसपास के राज्य हैं वहां, और पृथ्वी कहा जाता है महाराष्ट्र और गुजरात में। इसलिए आप मोदी जी को सुनेंगे तो वो पृथ्वीराज कभी भी नहीं बोलेंगे, वो पृथ्वीराज बोलेंगे। पृथ्वीराज, अमृत, ठीक है, सृष्टि, वो आईएएस थी ना, तो वो हम लोग सृष्टि बोलते हैं, लेकिन आप कभी उनसे बोली, यदि आप सुनेंगे तो वो अपना नाम बोलती है सृष्टि जयंत देशमुख, सृष्टि बोलते हैं, क्योंकि देशमुख सामान्यतः मूलतः जो है वो महाराष्ट्र के हैं, इसलिए उनका जो एक्सेंट होता है वो क्या होता है, रू होता है, हम लोग री बोलते हैं। तो अभी हम मध्य प्रदेश में तो हम पृथ्वी बोल देंगे। ठीक है, पृथ्वीराज। अब देखो यहां पर ये आधा है और आधे के पहले ये कौन सा वर्ण है, ये री है। आधे के पहले री है और री में आप कितना गिने थे अभी, आप एक, अब कितना गिनेंगे, दो गिनेंगे। और इसको दो, इसको दो, इसको एक, दो दो चार, दो छह और एक सात। चलो फटाफट गिन के बताओ। कल्याण कितने हैं, पांच। इसको कितना गिनेंगे, एक, इसको दो और इसको एक, दो गिनेंगे। ठीक है, क्यों, आधे वर्ण के पहले छोटा आ है और छोटा आ ह्रस्व होता है, तो आप इसे दो गिनेंगे। टोटल कितना हो जाएगा, पांच। ठीक है, कितने हैं, अच्छा, किसी के नाम में ऐसा कोई नाम है जिसमें आधा आता हो कोई, हाँ, सत्यम।
अब देखो दो चीजें समझते हैं हमें यहां। एक सत्यम ऊपर जैसा लिखा जा सकता है जिसमें अम्मा हालंत है, एक सत्यम ये लिखा सकता है कि हम बिंदी रख दें। ठीक है, क्या दोनों का काउंट एक जैसा होगा या अलग अलग होगा? अलग अलग होगा। कितने लोगों को लगता है अलग अलग होगा? आप देखना एक जैसा होगा। देखो कैसे। हाँ ठीक है। हाँ हाँ अलग अलग होगा। तो देखो ना मैं बताता हूं मैं एक ही जैसा बताऊंगा। देखो पहले तो अभी इसको हटा दो, अभी केवल इसको देखो। आधा है, आधे के पहले कितना गिनेंगे? दो गिनेंगे पक्का? चलो दो गिनो। इसको गिनेंगे? नहीं गिनेंगे। इसको या दो? ठीक है। मैं आप ये बताओ, मां के पहले छोटा है और जब ये छोटा होगा तो हम एक की जगह दो गिनेंगे। आए थोड़ा बहुत समझ में? अरे आए कि नहीं बबुआ? आया? ठीक है। तो कितने हुए टोटल? चार। इसमें देखो आधे के पहले ह्रस्व है तो कितना गिनेंगे? दो। और जब बिंदी है तो हम कितना गिन रहे थे? दो। तो टोटल चार। आप कैसे, या तो आप ऐसे कान पकड़ो चाहे ऐसे कान पकड़ो, वो एक जैसा ही आएगा। ठीक है, आपने नीचे देखा उसमें भी आया, इसमें भी ऐसे ही आया। कितने लोगों को समझ में नहीं आया? बता दो, यहां बेइज्जती नहीं होती। एक और देखते हैं। बताओ एक जैसा आएगा या अलग अलग? एक ही नंबर आएगा। नंबर काउंट करके बताओ कितना है। आप ऐसे काउंट करेंगे तो भी तीन आएगा क्योंकि एक और दो टोटल तीन। अब इसका एक, आधे के पहले ये ह्रस्व है तो एक गिनेंगे या दो? क्लियर यहां तक? ये तो बात हुई बिंदी की। कैसा? स्वयं। तो स्वयं आप ऐसे लिख सकते हो या स्वयं आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो यहां इसको तो ये शुरुआत हो रहा है तो गिनेंगे क्या? नहीं गिनेंगे। इसका एक और दो, तीन। मृत्युंजय, राइट। मृत्युंजय देखो, या तो मृत्युंजय ऐसा लिखा जा सकता है या मृत्युंजय ऐसा लिखा जा सकता है। दोनों को ही देखो काउंट करके। एक बार आप करो फिर मैं बता दूं। 6 या 7? 6। देखो ये आधा है, आधे के पहले ह्रस्व है, एक गिनेंगे या दो? दो। इसके ऊपर बिंदी है तो कितना गिनेंगे? दो और एक और एक। यहां पर इसके पहले आधा है, आधे के पहले ह्रस्व है तो कितना गिनेंगे? दो। फिर आधे के पहले फिर ह्रस्व, फिर कितना गिनेंगे? दो। इसका एक, इसका एक, दो और दो चार और पांच छह। दो और दो चार और पांच और छह। क्लियर यहां तक? अब ये तो थी बिंदी की बात, ये भी हो सकता है कभी कभी। इसका कैसे गिनोगे? या दो। आप बोलोगे ना कर्क, तो कर्क का र का, ये आधा है, आधे के पहले ह्रस्व कितना? दो और एक टोटल। ऋषि नहीं है ये रा है। रा। ऋषि की मात्रा लगती है ये, रा लगता है या तो ये या तो ये। तो अभी हम जो रू देख रहे थे ना पृथ्वी वाला या पृथ्वी वाला, वो ये था। और ये रा वाला जो है वो तो या तो ऐसा लगता है या तो ऐसा लगता है। हाँ मैं वो भी बता दे रहा हूं, पहले उत्कर्ष देख लो।
इसके पहले कितना आएगा, एक या दो, इसका एक या दो, देखो कर्ष का र शा, तो क्या आएगा दो, और इसका एक, पांच। हाँ नहीं, तीन बताया। हाँ तो मुर्मू का तो अभी हमने देखा ही नहीं ना, देख लेते हैं। अभी तो केवल मुर्मू में छोटा ऊ और बड़ा ऊ बता रहा था, उसमें मैंने काउंट करना बताया, बस वो उसमें ये काउंट कर रहा था कि छोटा ऊ और बड़ा ऊ के हिसाब से। यदि मुर्मू को एक्चुअल में देखेंगे तो क्या होगा, देखो इसके पहले दो और इसका दो, टोटल चार। हाँ वो उस टाइम इसलिए एक बताया था क्योंकि पहले हम बस इसकी बात कर रहे थे कि भाई ये छोटा ऊ है तो हमने एक बता दिया, इसका बड़ा ऊ है तो दो बता दिया। उस समय हम आधे वाले की बात ही नहीं कर रहे थे, अब हम आधे वाले कॉन्सेप्ट पर आए। और कोई शब्द श्रृंगार का पूछ रहे थे आप, श्रृंगार देखो, ठीक है, देखो यहां पर री है और यहां पर बिंदी है। बिंदी का आप कितना गिनेंगे, दो, इसका दो, इसका टोटल। एक्चुअली श्रृंगार ऐसे ही लिखा जाता है, हम बहुत सारे लोग श्रृंगार ऐसे लिखते हैं, ये गलत है। ठीक है, इसको आप तोड़ोगे ना तो कैसे टूटेगा, उ तो क र श, ऐसे टूटेगा। तो इसके पहले दो, इसके पहले दो और इसका एक, टोटल पांच। उज्ज्वल, देखो इस आधी जाके पहले आधा जाए, तो जब दो आधे आए ना, एक को तो वैसे ही कट कर दो, एक को हटा ही दो, जरूरत नहीं है, क्योंकि आधे के पहले आधा है मतलब कोई मतलब का नहीं है। फिर आधे के पहले ह्रस्व है तो एक की जगह कितना गिनेंगे, दो, इसको एक, इसको एक, टोटल चार। कृदंत, कृदंत, ठीक, इसका एक, इसका टोटल चार। कहां कंफ्यूजन है, हाँ बेटा ये रा नहीं है, अभी क्या बताया था मैंने, री है, तो वो होता क्री दंत, तो वो री है। यदि मान के चल दो आप इसे रा बनाओगे तो वो करदंत, बट अभी क्या है कृदंत। इन सभी का अलग अलग आपका उच्चारण होता है। जैसे आपने ये लिखा तो ये क्या होगा प्री, ये क्या होगा प्र, और यदि आप इसको ऐसे लिख दें तो ये क्या होगा सर्प, ये बीच में आ रहा है, ये साथ में आ रहा है, और ये री वाला भाव, ये तीनों अलग अलग है। ठीक है, चलो हाँ जी, एक मिनट में बताता हूं। हाँ जी, कौन सा वाला, हाँ हाँ हाँ, ये आप ये पूछो ये गलत क्यों है और ये सही क्यों है। एक्चुअली क्या है, देखो इसमें दो लगे हुए हैं, एक तो ये है और एक तो ये है, ये दोनों साथ में कभी भी नहीं आते। ठीक है, या तो रा आ सकता है या तो री आ सकता है, आप इसका उच्चारण कर ही नहीं सकते। क्यों, क्योंकि जैसे मान के चलिए ये लिखा है शा, में जोड़ दिया रा, तो वो हो गया एक्चुअली श्रा, है ना। अब आप इसको ऐसे लिखोगे शा फिर रा फिर री, इसका उच्चारण करोगे नहीं कर पाओगे, उच्चारण ही नहीं होगा। तो यही एक्चुअल में बना हुआ है ये, तो जब वो आप उच्चारण नहीं कर सकते तो हम उसका गलत यूज कर रहे हैं। एक्चुअली ये है, मतलब शा प्लस री, तो क्या बोल देंगे श्री, तो तभी होगा वो श्रृंगार, इसका उच्चारण नहीं हो सकता जी। स्रोत का,
ठीक है, या स्रोत हो सकता है या स्रोत हो सकता है। ठीक है, इसके दोनों ही एक जैसे हो गए। स्टार्टिंग से सार शुरू हो रहा है तो इसको कट कर देंगे, 2 और 1 3, 2 और 1 3 जी। ठीक है, वो भी देख लेते, पहले एक बार ये देख लो, फिर आपके जितने भी शब्द होंगे बता दूं। एक्चुअली आज हमने काउंटिंग के लिए ही क्लास रखी हुई है कि जितने भी आपके डाउट हो तो वो आप पूछ लेना। ठीक है, इसमें कितने होंगे? कितने हैं? 13। इसका क्या 2? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, अब आप बताओ कितने हैं? 11। कितने हैं? 13। अब क्लियर हुआ कि हमने यहां पर 2 क्यों गिना था? कल जब हमने बात की थी तो यहां पर यह कंफ्यूजन हो रहा था कि सर आपने इसको 2 क्यों गिना। 2 इसलिए गिना क्योंकि यहां पर दीर्घ है, और जब दीर्घ की बात की जाती है वहां पर आप 2 गिनते हैं। जहां लघु की बात की जाती है, ह्रस्व की बात की जाती है, 1 गिनते हैं। पानी गए न उबरे मोती मानस चून। कुछ लोग मानस लिखते हैं, कुछ लोग मानुस लिखते हैं। यदि आप मानस भी लिखोगे या मानुस भी लिखोगे कोई चेंज नहीं होगा। मान के चलो आपने मानुस लिखा तो 2 1 1 टोटल कितने? 4। मान के चलो कि यहां पर ये नहीं होता, फिर 2 1 1 टोटल। इसलिए आप ज्यादातर देखेंगे ना अवधि और ब्रज भाषा में ऐसी मात्राओं का प्रयोग किया गया है जो एक जैसी काउंटिंग कर रहे हैं, क्योंकि तब वहां पर जो भी रचयिता था या कवि था उसको वहां पर काउंटिंग करने में दिक्कत नहीं होती थी। मतलब आप ये सोचिए कि तुलसीदास जी केवल सामान्यता रस के जो है वो कवि नहीं थे, वो छंद के भी कवि थे। इसलिए उन्होंने प्रॉपरली कहां पर चौपाई रखनी है, कहां पर दोहा रखना है, कहां पर सोटा रखना है, वो सारी चीजें कैलकुलेट करके रखी हैं। जैसे हम कभी कभी कबीरदास जी को कह देते कि यार वो अनपढ़ रहे होंगे, लेकिन आप देखेंगे उनके सारे के सारे दोहों में बिल्कुल काउंटिंग बिल्कुल सही है। और काउंटिंग कैसे सही होगी? जब वो छंद को समझते होंगे, और जब वो छंद को समझेंगे इसका मतलब क्या है कि वो शिक्षित ही रहे होंगे। निरक्षर व्यक्ति कैसे काउंटिंग कर लेगा या कैसे अपने आप कर लेगा? तो कभी कभी इन चीजों से हमें भ्रम एक पैदा होता है कि हम कह देते कि वो निरक्षर थे, वो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने लोक परंपरा का जो है वो निर्वाह किया। लेकिन आप यहां पर समझोगे उनको छंद की अच्छी पहचान थी। चाहे सूरदास जी की बात करें, चाहे कबीर की बात करें, चाहे रैदास की बात करें, तुलसीदास जी की बात करें, मलिक मोहम्मद जायसी की बात करें, जितने भी कबीर हैं उनको छंद की अच्छी पहचान थी। कहां पर कौन सा गण लगना है, कहां पर कौन सी मात्रा या वर्ण की गणना करनी है, उनको प्रॉपर आता था। क्लियर है? लेकिन तुलसीदास जी उसमें ज्यादा प्रसिद्ध हो गए। ठीक, चलो यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत? इसका बताओ। चलो देखो, तेरह 11। ठीक है, इसका कितना है?
इसका, 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 4 और 4 8, 9 10 11 12 13। ठीक है, इसका, 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 इसका टोटल 11। ठीक है, इसका 4, इसका 4, इसका 4 2, इसका, ठीक है, कितना होगा 13। इसका 2 या 4 2, इसका 3 4, इसका, इसका, अब यहां पर कोई भी लाइन दे दी जाए आप उसको काउंट कर सकते हो, चाहे आपको आपने लाइन ये पहले पढ़ी हो अन्यथा ना पढ़ी। इसलिए छंद की एक अच्छी विशेषता यह है कि आपको यहां पर बहुत ज्यादा चीजों को याद करने की आवश्यकता नहीं है, बट आपको उसका मैकेनिज्म बस समझ में आ जाए कि यार उसको आपको काउंट कैसे करना है, तो आप काउंट कर लोगे, चाहे कोई भी पंक्ति दे दें। हाँ बेटा जी, या तो आप ऐसे लिख सकते हो, या तो आप ऐसे लिख सकते हो जी, काउंट करना है ना। हाँ, बड़ा ऊ है, चंद्रबिंदी है, मैंने कहा कि आपको दीर्घ मिलना चाहिए, तो दीर्घ में आप कितना करोगे 2। इस मां के पहले पहले से ही दीर्घ है, तो इसमें भी 2 आएगा, इसमें भी 2 आएगा। किसी भी वर्ण को घुमा फिरा के कैसा भी कर लीजिए, वो वैसे ही काउंटिंग में आएगा, कोई दिक्कत वाली बात। कैसा, ये तो है दोहा। हाँ बताओ, गरीब, ठीक, नमो नमो, सत्पुरुष तू, यही ना। नमस्कार नमस्कार, गुरु की नहीं, यही ठीक। सुर नर मुनि जन साधवा, अच्छा ठीक, और संतो, यही वाला। हाँ सर्वस दी नहीं, यही वाला, ठीक, यहां पर लगेगा, देखो ठीक है, इसको समझ लो। यदि हमने पहले सबसे पहले देखा था चरण, चरण में क्या देखा था कि 2 पंक्ति वाले छंद को हमें कितने भागों में बांटना है 4। तो गरीब नमो नमस्ते सत्पुरुषतु, यहां पर आ जाएगा नमस्कार गुरु की नहीं, पूरा आ जाएगा सुर नर मुनि जन साधवा, फिर यहां पर आएगा संतो सर्वस दीन। 4 में बांट दिया, अब इसको एक बार काउंट करके देखते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3, फिर इसके बाद 2 1 1 1 1, टोटल देखो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16, ठीक। गरीब, अरे ये बोलना था ना तो 4 हट जाएंगे, 12, क्यों, कौन सा वाला, ये वाला, ये 1 है, पुरुष में छोटा लगता है, छोटा लगता है। देखो अब देख लेते ना कौन सा है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 12 और 13,
नहीं 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 नहीं, एक्चुअली ये दोहा नहीं है, ये सोरठा है। और ये 12 भी नहीं है, एक्चुअली ये 11 होगा। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हमारे लिखने में दिक्कत हो गई होगी। एक्चुअल में जो 11-13 का जो फॉर्मेट मिलता है ना, वो सोरठा होता है। अब देखो एक चीज मैं बताऊं, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपके प्रश्न पत्र में छोटी सी उठक पटक हो जाए, तो उठक पटक से ही आपको समझ लेना है कि एक्चुअल में कौन सा वर्ण कहां पर आ रहा है। अब जिन्होंने इन्होंने कहा दोहा है, तो दोहा के हिसाब से हम कितना काउंट कर रहे थे, 13-11, लेकिन यहां पर 12 आ रहा है और यहां पर 13 आ रहा है, और 12-13 का कभी कॉम्बिनेशन मिलेगा नहीं, तो मिलेगा कितना, 11-13 का। और जब 11-13 का कॉम्बिनेशन मिल रहा है तो वो दोहा ना होकर, ये भी मैं आपको लास्ट क्लास में जब आपकी 4-5 दिन की क्लास हो जाएगी तो मैं आपको बता दूंगा कि उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, तुरंत आप वहां पर लगा दोगे, कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, यहां पर देखते हैं 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, वो 11-13 ही है, और 11-13 में सोरठा है। कौन सा इसमें, तेरह, हाँ राइट, वो 11-13 ही होगा, क्योंकि यहां पर दोनों में 13-13 आ रहा है, मतलब यहां पर तो गलती नहीं है, तो यहां पर ही कहीं ना कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक में ही चीजें बदल जाती हैं। यहां तक क्लियर है जी? कौन सा वाला, सत्पुरुष तू, देखो यदि ये ऐसा है तो एक्चुअल में जो रा है ना, ये छोटा वाला है, हमेशा पुरुष में छोटा ही आता है, बड़ा नहीं आता। आप पुरुष नहीं कहते, पुरुष कहते हैं, यही होता है, तो छोटा है। तो इसके पहले आप कितना गिनेंगे, इसको 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 2 3 4 5 6, क्लियर यहां तक? ठीक है, वर्ण और मात्रा गिनने में कोई दिक्कत तो नहीं, आधा वर्ण भी गिन लेंगे, ठीक। लघु गुरु, बाकी जो समझ में नहीं आया वो कल पूछ लेना, अभी पूछना है तो अभी पूछ लेना, ठीक है। चलो कल हम लघु गुरु पढ़ लेंगे। कर्मोत्कर्ष, देखो ये रहा है, इसको कर दो यहां, कर्ष ये रहा है, इसको कर दो, देखो चा, लेकिन रा के पहले ये आपका ह्रस्व है, तो कितना गिनेंगे, 2, मो का 2, ठीक है। आप देखो आधे के पहले भी ये पूरा है, तो ये तो 2 ही आएगा, उसमें तो 3 तो कर नहीं सकते। इसके बाद का लेकिन एक आता, लेकिन रा के पहले तो कितना आएगा, 2, और इसका 1, 2 2 4 2 6 और 1 7, फिर अलग हो जाएगा, क्योंकि अभी तो संधि हुई है ना, तब संधि नहीं होगी, तब वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलो थैंक यू। आधा यदि बिल्कुल शुरू में तो काउंट नहीं कर